तो चलिए आज इतिहास का वो पन्ना पलटते हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की चूलें हिला दी थीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सवाल थोड़ा अजीब लगता है ना कि भाई एक चुटकी नमक भला वो ब्रिटिश साम्राज्य जैसी इतनी बड़ी ताकत की नींव कैसे हिला सकता है। पर इसका जवाब जानते हैं कहाँ छिपा है। वो छिपा है पूरे देश के एक जबरदस्त इरादे और एक बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी में। वो साल था 1930, एक ऐसा साल जो हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। और इस सब की शुरुआत हुई एक अल्टीमेटम से। सीधी सी बात, एक आखिरी चेतावनी जिसके बाद सब कुछ बदलने वाला था। लेकिन इस बदलाव का हथियार वो कोई तोप या तलवार नहीं था, वो था सत्याग्रह। मतलब सत्य के लिए किया गया आग्रह, बिना हिंसा के अपने इरादे पर डटे रहने की एक, कह सकते हैं, एक बेमिसाल ताकत। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे। इसकी नींव रखी गई थी गांधी जी की उन 11 मांगों से जो उन्होंने उस वक्त के वायसरॉय लॉर्ड इरविन के सामने पेश की थीं। देखिए, 31 जनवरी 1930 को जो ये मांगे रखी गईं, वो बहुत सोच समझकर तैयार की गई थीं। मतलब इसमें नमक कर खत्म करने जैसी मांग थी जो सीधे सीधे आम आदमी को छूती थी। फिर सेना और सिविल सर्विसेज पर खर्च 50% कम करने की मांग थी जिससे देश का पैसा बचे, और साथ ही पॉलिटिकल कैदियों की रिहाई, किसानों के लिए लगान में कमी, मतलब हर तबके को ये महसूस हो कि हाँ, ये लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है। और गांधी जी ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि भाई अगर आप ये मांगे मान लेते हैं तो फिर किसी आंदोलन की कोई जरूरत ही नहीं होगी। मतलब फैसला पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के हाथ में था। पूरे 41 दिन, सोचिए, 41 दिन का लंबा इंतजार, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एकदम खामोशी। और यही खामोशी एक बहुत बड़े तूफान का संकेत थी। और बस यहीं से शुरुआत हुई उस मार्च की जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया था। हम बात कर रहे हैं नमक सत्याग्रह की, एक ऐसा कदम जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि आखिर नमक ही क्यों? इसकी वजह बहुत सिंपल और बहुत पावरफुल थी। नमक एक ऐसी चीज थी जिसकी जरूरत हर किसी को थी, चाहे वो अमीर हो या गरीब, और सरकार ने ठीक इसी चीज पर टैक्स लगा दिया था। तो ये सिर्फ एक टैक्स नहीं था, ये हर भारतीय के आत्मसम्मान पर एक सीधी चोट थी। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 12 मार्च 1930। गांधी जी अपने 78 सबसे भरोसेमंद साथियों के साथ साबरमती आश्रम से उस सफर पर निकल पड़े। एक ऐसा सफर जिसे आज भी दुनिया याद करती है। ये कोई मामूली यात्रा नहीं थी। पूरे 24 दिन तक जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते गए, कारवां बढ़ता गया। ये एक जन सैलाब बन गया। पूरा देश जैसे अपनी सांसें रोक कर देख रहा था। और फिर आया 6 अप्रैल का दिन। दांडी के समुद्र तट पर गांधी जी ने बस एक मुट्ठी नमक उठाया और इसी के साथ ब्रिटिश साम्राज्य को सीधी चुनौती दे दी। बस यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल बज गया। दांडी में जो नमक कानून तोड़ा गया वो तो बस एक शुरुआत थी, एक प्रतीक। असल में ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आज़ादी की एक आग सी लगा दी। अब ये लड़ाई सिर्फ गांधी जी या उनके साथियों की नहीं रही, ये पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई बन गई थी। और ये आग सचमुच जंगल की आग की तरह फैली। ये आंदोलन सिर्फ गुजरात तक ही नहीं रुका। दक्षिण में तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने मोर्चा संभाला, तो मालाबार में के केलप्पन ने, और धरसना सॉल्ट वर्क्स पर तो खुद सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व किया। मतलब देश का कोना कोना इस आंदोलन में एक साथ खड़ा हो गया था। और जल्द ही विरोध के तरीके और भी बढ़ने लगे। जैसे किसानों ने साफ साफ कह दिया कि हम लगान और चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे। आदिवासी समुदायों ने शांति से जंगल के कानून तोड़ने शुरू कर दिए। उधर बंगाल में क्रांतिकारियों ने चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर धावा बोलकर इस आंदोलन को एक अलग ही तेवर दे दिया। मतलब हर कोई अपने अपने तरीके से ब्रिटिश राज को चुनौती दे रहा था। अब इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था तो ब्रिटिश सरकार का रिएक्शन क्या था? उन्होंने एक दोहरी रणनीति अपनाई। एक तरफ सख्ती तो दूसरी तरफ समझौते की कोशिश। पहले तो उन्होंने दमन का रास्ता चुना। अप्रैल 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और सत्याग्रहियों पर बहुत जुल्म हुए। लेकिन जब सरकार को समझ आ गया कि जोर जबरदस्ती से बात नहीं बनेगी, तब उन्होंने बातचीत का रास्ता खोला। कांग्रेस के बड़े नेताओं को जेल से रिहा किया गया और खुद गांधी जी को बातचीत के लिए न्योता दिया गया।
और इन्हीं बातचीत का नतीजा निकला गांधी-इरविन पैक्ट। इसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये लड़ाई के बीच में एक टेम्पररी ब्रेक था। तो चलिए अब जरा इस पूरे आंदोलन की स्ट्रैटेजी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर इसके मुख्य कार्यक्रम क्या थे, जो इसकी असली ताकत थे? देखिए, प्लान बिल्कुल क्लियर था। सबसे पहले नमक कानून और दूसरे ऐसे ही कानूनों को तोड़ना, फिर सरकारी मशीनरी को कमजोर करने के लिए अदालतों, लेजिस्लेचर और सरकारी स्कूलों का बाइकॉट करना, आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए विदेशी कपड़ों और सामान का बहिष्कार, और सरकार को लगान या दूसरे टैक्स देने से साफ इनकार। इतना ही नहीं, लोगों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देकर यह भी दिखा दिया कि अब वो इस हुकूमत का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते। मतलब ये हर फ्रंट पर एक साथ लड़ी जा रही लड़ाई थी। ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई है लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम ने। हम सभी कॉम्पिटिटिव और स्कूल एग्जाम्स के लिए क्वालिटी स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। जब एक पूरा का पूरा देश एक साथ मिलकर शांति से ना कहना सीख जाता है, तो उसकी विरासत क्या होती है? ये सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब लोग एकजुट हो जाएं, तो उनकी आवाज़ किसी भी सल्तनत से कई ज़्यादा ताकतवर होती है। तो अगर आप इतिहास के ऐसी ही और भी ज़रूरी किस्सों को हमारे साथ समझना चाहते हैं, तो हमसे ज़रूर जुड़ें। इस कोशिश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप अगला टॉपिक कौन सा देखना चाहेंगे।